सभी साथियों को अनिल लालपुरिया का नमस्कार। आज हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं और इस नई यूनिट से 15 से 20 क्वेश्चन तक निश्चित रूप से आते हैं और हमारी यूनिट का नाम है भारत का भूगोल। बहुत जानकारी आपने पहले भी ली होगी भारत के भूगोल के बारे में, लेकिन भारत का भूगोल यहां से बहुत महत्वपूर्ण सवाल आते हैं और ये सवाल आपका चयन जो है वो निर्धारित करते हैं। भारत का भूगोल जो अपना यूनिट है उसमें से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक आसान विषय का सवाल जब गलत हो जाता है तो आप प्रतियोगिता से पिछड़ जाते हैं, फिर कहीं आप दूसरी फील्ड में दूसरी यूनिट में आपको बहुत अच्छा करना होता है। तो सबसे ज्यादा बहुत अच्छे और स्कोरिंग यूनिट जो है वो भारत का भूगोल है। यहां से आने वाले जो भी 15 से 20 तक सवाल आएंगे उसमें से कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होना चाहिए। संकल्पनाओं का पूरा विस्तार करते हुए एनसीईआरटी के सभी तथ्यों को समाहित करते हुए हम चलेंगे और एक अच्छे से आपको एक नई नोटबुक के साथ एक अच्छे से नोट्स बनाने हैं और कुछ मानचित्र भी आप अपने साथ लेकर के बैठिए। जो आउटलाइन मैप है वो अपने साथ लेके बैठिए और वहां उनको अंकित करते हुए चलिए। कम से कम 15 से 20 मानचित्र जो है वो आपको उसमें भरने हैं। जब आप 20 भारत के मानचित्र को फिल कर दोगे तो निश्चित रूप से आपका जो यूनिट का जो एक बैकग्राउंड है, इसका फंडामेंटल है, वो निश्चित रूप से मजबूत होगा। तो यहां आपको 15 से 20 मैप जो हैं वो अपने हाथों से तैयार करने हैं। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल। भारत के भूगोल में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं भारत के नामकरण से, कि वास्तव में इसका जो नाम हुआ है ये भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है, आर्यवर्त है, न जाने कितने कितने नामों के बारे में हम इसे जानते हैं। तो देखिए कौन कौन से नाम है इसके। देखो, इसको भारत भी कहा जाता है और इसको इंडिया भी कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है, यानी हिंदुस्तान भी कहा जाता है। ये हिंदुस्तान है, ये आर्यवर्त है, आर्यवर्त, यानी इस प्रकार से कई नामों से इनको जाना जाता है। तो भारत के जो विशेष नाम है उनके बारे में देखिए। भारत जो शब्द है, ऐसा माना जाता है कि जो भरत नाम का राजा हुआ था उसके नाम से इसका नामकरण भारत पड़ा है। भारत शब्द का जो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, सर्वप्रथम उल्लेख, इसको नोट करोगे, भारत शब्द जो है उसका हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहां मिलता है, तो सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है पुराणों में। भारत शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख मिलता है वो पुराणों में मिलता है। ऐसा माना गया है कि पुराण जो है, और उन पुराणों में कौन सा पुराण, उसका भी नाम याद रखोगे, विष्णु पुराण है। विशेष रूप से विष्णु पुराण में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में, यानी उत्तरम यत् समुद्रश्चे हिमाद्रिश्च चेव दक्षिणम, यानी समुद्र के उत्तर में और जो हिमाद्री है, जो हिमालय के पहाड़ हैं बर्फ से ढके हुए, उनके दक्षिण में वरसतत भारती, यानी वरसतत भारतम, वो देश भारत है और भारत यत् संतति, और इसकी संतान है वो भारतीय है। ऐसा उल्लेख मिला था। कहां मिला था? विष्णु पुराण में। तो विष्णु पुराण में भारत शब्द का उल्लेख मिलता है और भारत की भौगोलिक स्थिति का उल्लेख मिलता है। स्थिति मतलब कि वो समुद्र के उत्तर में है और पर्वत के दक्षिण में है। ये उल्लेख मिला था सबसे पहले कहां? विष्णु पुराण में मिला था। तो भारत शब्द का उल्लेख पुराणों में सबसे पहले मिलता है। उसके बाद देखिए, यहां आज जो सबसे ज्यादा पहचाना जाता है भारत को, यानी इंडिया जो शब्द है, इंडिया के नाम से पहचाना जाता है।
देखिए इंडिया शब्द जो आया है वो कहां से आया है? इंडिया शब्द का संबंध जो है वो किस भाषा से है? यूनानी भाषा से। यूनानी भाषा। इंडिया शब्द किस भाषा से आया है? यूनानी भाषा से आया है। यूनानी लोग जो हैं वो सिंधु नदी को, यहां भारत में सिंधु नदी प्रवाहित होती है, इस नदी का नाम है सिंधु। ये अविभाजित भारत की बहुत महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। और जो यूनानी लोग थे, यूनानी, वो सिंधु नदी को, यानी जो नदी है सिंधु, उस सिंधु नदी को इंडस के नाम से जानते थे। यूनानी भाषा में सिंधु नदी को क्या कहते हैं? इंडस कहते हैं। ये इंडस नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती थी, यानी तिब्बत के पास यहां से निकल करके और इस प्रकार से आगे की ओर प्रवाहित होती थी। इसके आसपास का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी के आसपास का क्षेत्र, इंडस के जो आसपास का क्षेत्र है, उसको यूनानी लोग इंडोई कहते थे। क्या कहते थे? इंडोई। और इस इंडोई शब्द का अर्थ होता है इंडस के आसपास का क्षेत्र। इंडस के आस पास का क्षेत्र, ये इस जो इंडोई है इसका अर्थ होता है। इंडोई कहां से आया? इंडस नदी से आया। कि इंडस नदी के जो आसपास का क्षेत्र है उसको इंडोई कहा जाता है। इंडोई का अर्थ हो गया इंडस के आसपास का क्षेत्र। और यही इंडोई कालांतर में एक तरह से अपभ्रंश होकर के, यानी बोलते बोलते इसमें सुधार होकर के, यानी हम कहें अपभ्रंश का मतलब है कि संशोधित होकर के, और क्या बन गया? इंडिया बन गया। क्या बन गया? इंडिया। तो आज जो शब्द इंडिया है वो यूनानी भाषा से निकल करके आया है, और वो इस सिंधु नदी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। यानी यूनानी शब्द इंडस है, उससे ये कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। आज जो हम भारत के संविधान की बात करें कि भारत के संविधान में भारत के लिए क्या शब्द काम में लिया जाता है, तो ये भारत के संविधान में काम में लिया जाता है इंडिया, दैट इज भारत। ये शब्द भी याद रखो। भारत के संविधान में भारत के लिए कौन सा शब्द काम में लिया गया है? इंडिया, दैट इज भारत। यानी समुद्र के उत्तर में, हिमालय के दक्षिण में जो भारत देश है और भारतीय उसकी संतानें हैं, विष्णु पुराण में ऐसा उल्लेख मिला है। फिर यूनानी लोग जब आए, उन्होंने सिंधु को पहचाना था सबसे पहले, क्योंकि वो यूनान से आए थे। गंगा आज हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अविभाजित भारत में, वृहत भारत में सिंधु जो है वो भी बहुत बड़ी नदी है। तो यूनानी लोग सिंधु को ज्यादा पहचानते थे, उसकी प्रसिद्धि का ज्यादा गुणगान करते थे। यूनानी जो लेख हैं, यूनानी साहित्य है, उसमें गंगा से ज्यादा सिंधु का उल्लेख मिलता है। तो यूनानी लोग इसको इंडस कहते थे। यूनानी भाषा में इसे इंडस और इसके आसपास के क्षेत्र को उन्होंने इंडोई कहा, और इंडोई से ही बन गया इंडिया। और जब भारत 1947 में आजाद हुआ, विभाजित होकर के एक तरह से भारत और पाकिस्तान के रूप में, तो वहां पर फिर एक शब्द काम में लिया कि इंडिया, दैट इज भारत। इसके लिए काम में लिया गया। यानी हम कह सकते हैं कि संवैधानिक रूप से भारत के दोनों नाम सही हैं। यानी इंडिया भी सही है और भारत भी सही है। और बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्ट आपसे पूछे तो इंडिया, दैट इज भारत। यानी हिंदुस्तान का उल्लेख यहां हमारे इस संविधान में नामकरण के लिए नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं इसकी स्थिति के बारे में, यानी इसकी जो अवस्थिति है, इसकी जो लोकेशन है वो क्या है। लोकेशन
देखिए, जब भी आप किसी स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो कुछ चीजें आपको याद रखनी है, वो थोड़ी सी असिस्ट करती हैं, और उन चीजों में नाम आता है अक्षांश और देशांतर, यानी लोकेशन को हिंदी में कहते हैं अवस्थिति। तो अक्षांश और देशांतरों में जब हम किसी देश के वास्तविक एड्रेस को पहचानते हैं, वो उसकी लोकेशन कहलाती है, अवस्थिति कहलाती है। अवस्थिति जो है ये अपने आप में निरपेक्ष होती है, एब्सोल्यूट होती है, यानी इसका संबंध किसी दूसरे स्थान से नहीं होता है। यानी इससे कोई मतलब नहीं कि भारत पाकिस्तान के किस दिशा में है, नेपाल के किस दिशा में है, उससे अवस्थिति को कोई मतलब नहीं। अवस्थिति अपने आप में निरपेक्ष है। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों के बीच भारत है। तो ये अपने आप में निरपेक्ष है, ये किसी नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है। हालांकि इसी बीच में नेपाल आ जाता है, भूटान भी आ जाता है, लेकिन उससे इसका संबंध नहीं है। तो स्थिति जो होती है, लोकेशन, अवस्थिति जो होती है वो निरपेक्ष होती है। स्थिति, सिचुएशन जो होती है वो सापेक्ष होती है। जैसे अभी हमने देखा कि हिमालय के दक्षिण में, समुद्र के उत्तर में, है ना, इस प्रकार जब हम इसका उल्लेख करते हैं कि कौन से देश के किस दिशा में, कौन से पर्वत के किस भाग में, वो क्या है, सापेक्ष है, वो उसकी सिचुएशन है, वो उसकी स्थिति है। तो स्थिति सापेक्ष है, अवस्थिति निरपेक्ष है। तो जो अवस्थिति होती है वो किसमें व्यक्त होती है, अक्षांश और देशांतरों में व्यक्त होती है। बिल्कुल इन शॉर्ट हम देखेंगे कि ये जो इस प्रकार हमारा ग्लोब बना होता है, इस ग्लोब पर ये इस प्रकार की जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन अक्षांश कहलाती है। और इसी प्रकार हम ग्लोब में देखें कि ये जो एक तरह से हमारी जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, यानी इस प्रकार से जब आप किसी चीज को व्यक्त करते हो वर्टिकल, तो ये क्या होती हैं, देशांतर होती हैं, और ये क्या होती हैं, अक्षांश होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं हैं ग्लोब पर। इन अक्षांश और देशांतरों के माध्यम से किसी देश की अवस्थिति का वर्णन किया जाता है। उस अवस्थिति वास्तव में इस पूरे ग्लोब पर उस स्थान का एड्रेस है। हम किसी देश को कैसे पहचाने वो कहां पर है, तो ये एक तरह से इनके एड्रेस टैग हैं कि हम किसी भी स्थान को अक्षांश और देशांतों में जब दोनों को इस प्रकार से आप मिला करके यहां रेखा खींचते हैं तो उनका एक एड्रेस बन जाता है कि वो कहां पर स्थित है। तो अवस्थिति अक्षांश और देशांतरों से दिखाई जाती है। अब देखिए, इसमें जो दिशाएं होती हैं वो भी हमें याद रखनी है। हमेशा याद रखेंगे, ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और उत्तर के बिल्कुल अपोजिट जो होती है वो दक्षिण, यानी ऊपर उत्तर होती है। हाँ, लेकिन लोग जो हैं ईस्ट और वेस्ट में बहुत कंफ्यूज होते हैं, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। आज के बाद नहीं होगा, लेकिन देखिए, जब भी आप ईस्ट और वेस्ट लिखते हैं स्पेलिंग लिखेंगे EAST। अब इस ईस्ट में जिधर ई का मुंह खुला हुआ है, जिधर ई की अंगुलियां निकली हुई हैं, उस दिशा में पूर्व होता है, यानी ईस्ट होता है। और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, पश्चिम होता है। अब देखिए, जो बेस लाइन 0 डिग्री है उसके उत्तर में जो अक्षांश होंगे वो उत्तरी अक्षांश, दक्षिण में जो अक्षांश होंगे दक्षिणी अक्षांश। बेस लाइन 0 डिग्री देशांतर है, उसके पूर्व में है वो पूर्वी देशांतर और पश्चिम में है वो पश्चिमी देशांतर। एक छोटे से इस संक्षिप्तीकरण के बाद हम आगे बढ़ते हैं भारत की स्थिति के बारे में। देखिए, भारत की स्थिति इस ग्लोब के ऊपर किस प्रकार से कहां बनती है। इस प्रकार हमने ये कोऑर्डिनेट्स बनाए हैं। अक्षांशों के लिए हमने इस प्रकार बनाए कि उत्तरी गोलार्ध
यानी पृथ्वी कैसा है, एक गोलार्ध की तरह, गोले की तरह है, यानी एक तरह से लध्वक्ष गोलाब है पृथ्वी। पृथ्वी का आकार कैसा है, लध्वक्ष गोलाब, ऑब्लेट स्फेरॉइड है। तो गोलाब जो होता है, यदि हम उसको आधा कर दें तो ये गोलार्ध हो गया, गोले का आधा भाग हो गया, तो ये गोलार्ध है। तो एक गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। उसी प्रकार हम यहां देखें कि हम देशांतरों के अकॉर्डिंग 0 डिग्री यहां से विभाजित कर दिया हमने, तो ये पूर्वी गोलार्ध हो गया और ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया। भारत की जो लोकेशन है वो एक तरह से इस गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार से भारत की लोकेशन है, यहीं कहीं पर भारत स्थित है, ये पहचानना है। तो ये भारत स्थित है। तो ये जो गोलार्ध है ये कौन सा गोलार्ध हुआ, यानी उत्तर पूर्व गोलार्ध। भारत में, भारत पृथ्वी पर किस गोलार्ध में स्थित है, उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है, यानी ग्लोब पर भारत, ग्लोब पर भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये उत्तर पूर्व। अब इसका मतलब क्या हुआ कि यहां देखिए भारत का कोई भी भाग दक्षिणी अक्षांशों में नहीं है, क्योंकि इसके 0 डिग्री के दक्षिण में जो अक्षांश है वो दक्षिणी अक्षांश है। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें कभी भी दक्षिणी दिशा नहीं आई। भारत के अक्षांशीय विस्तार में कभी भी दक्षिणी दिशा नहीं आएगी, क्योंकि सभी अक्षांश केवल उत्तरी अक्षांश भारत से गुजरते हैं। अब दूसरा बिंदु की हम बात करें, देशांतर। तो यहां भारत में कौन से देशांतर गुजर रहे हैं, तो भारत में सभी पूर्वी देशांतर गुजर रहे हैं। तो देशांतर भारत से गुजरने वाले हैं पूर्वी, और अक्षांश भारत से गुजरते हैं उत्तरी। यानी भारत से केवल उत्तरी अक्षांश गुजरते हैं। जितने भी अक्षांश हैं उत्तरी अक्षांश गुजरते हैं। दूसरा, भारत से केवल पूर्वी देशांतर गुजरते हैं। देखिए ये सवाल मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि वहां संकल्पना आधारित कई बार सवाल पूछे जाते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही है, निम्न में से कौन सी स्थिति भौगोलिक रूप से अंकित करने योग्य है। कई बार पूछा गया है कि कौन सी भौगोलिक स्थिति सही है, तो उसमें क्या गलत होता है, उसमें यह गलत होता है कि जो भारत में उत्तरी अक्षांश गुजर रहे होते हैं वहां वो लिख देते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश। तो भारत के संदर्भ में हम जानते हैं कि भारत से कोई भी दक्षिणी अक्षांश नहीं गुजरता है। वहां ये चीजें आपको नोट करनी है, यही चीजें ध्यान करनी होती हैं। तो ये दोनों चीजें आप याद रखेंगे कि भारत जो है उसमें यहां पर जो मूल रूप से इसका विस्तार है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत का विस्तार है। उसके बाद में हम बात करते हैं भारत की अक्षांश स्थिति के बारे में। सबसे पहले इस मानचित्र में, मानचित्र की सहायता से हम देखेंगे ये भारत का मानचित्र है, आउटलाइन मैप है। गोलार्ध की दृष्टि से आपने देखा पहला और महत्वपूर्ण बिंदु कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब हम उसकी लोकेशंस देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे उसकी जो अक्षांश स्थिति होती है उसके बारे में। अक्षांशीय विस्तार, तो भारत से जो अक्षांश गुजरते हैं उसकी हमने चर्चा की कि केवल भारत में उत्तरी अक्षांश गुजरते हैं, दक्षिणी अक्षांश वहां बिल्कुल भी नहीं गुजरते हैं। तो देखिए भारत जो है उसकी स्थिति कैसे शुरू होती है उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि कहां से
वो प्रारंभ होता है, और दूसरा हम लिखेंगे कि वो कहां पर समाप्त होता है, उसका अक्षांशीय विस्तार की दृष्टिकोण से। तो वो जो प्रारंभ होता है पर्टिकुलर, वो जो अक्षांश है उसका नंबर याद रखना है, और उसका नंबर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। इसके मैं एन लिख देता हूं, आप उत्तरी ही समझेंगे, उत्तरी अक्षांश। अब देखिए हमने जो पीछे मैप बनाया था, एक बार हम पुनः उसकी चर्चा करेंगे। 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये आपने नोट कर लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया आप। अभी देखिए इसको, 8 डिग्री 4 मिनट, यहां देखिए 0 है, 0 के बाद आपको काउंट करने हैं 8, यानी 8 तक काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6 7। आप इधर काउंट करोगे तो ये तो दक्षिणी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दक्षिणी अक्षांश है, तो भारत से दक्षिणी अक्षांश नहीं है। यहां हमें बताया गया है कि भारत में केवल उत्तरी अक्षांश है, तो इन उत्तरी अक्षांशों में ढूंढना है, तो आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। आप 8 तक पहुंच गए हैं लेकिन भारत नहीं आया है, यानी आप 8 तक पहुंचे हैं लेकिन अभी भारत नहीं आया। तो भारत कहां से आए, कितने डिग्री पे आएगा, 8 डिग्री और 4 मिनट पे आएगा, 8 डिग्री 4 मिनट। कहने का मतलब यहां ये जो एरिया है ये है 8 डिग्री और 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। यहां पर देखिए 8 डिग्री 4 मिनट, अक्षांश कौन से हैं, उत्तरी, लेकिन भारत की दिशा कौन सी है, दक्षिण। यानी यहां पर आप लिखोगे दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु कि यहां दिशा कौन सी है, तो यहां जो दिशा है वो भारत की दिशा है दक्षिण। अक्षांश तो उत्तरी है लेकिन जो दिशा है वो कौन से, भारत की दक्षिणी दिशा है। तो यहां फिर हम बात करें कि यहां पर राज्य कौन सा है, जो ये 8 डिग्री 4 मिनट हमें दिखा रहे हैं, यहां पर भारत का राज्य कौन सा है, तो यहां भारत का राज्य है तमिलनाडु, तमिलनाडु। यानी यहां भारत का राज्य है तमिलनाडु। और फिर हमें पूछें कि साहब यहां स्थान कौन सा है जहां से भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ कर रहा है। ये मैं नहीं प्रारंभ कर रहा, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो साइट है वो प्रारंभ कर रही है, वो इसे मान रही है। और यहां पर कौन सी जगह होगी, यहां जगह होगी कन्याकुमारी, यानी कैप कैमोरिन, इसको कहते हैं कैप कैमोरिन, कैप कैमोरिन। तो कन्याकुमारी से चल करके और भारत में, ये भारत की जो मुख्य भूमि है उसका एक तरह से ये दक्षिणतम बिंदु है, भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणतम बिंदु माना जाता है। तो देखिए ये भारत का अक्षांशीय विस्तार प्रारंभ होता है। यहां से और भी महत्वपूर्ण बातें हम करेंगे। देखिए भारत का विस्तार हमने यहां से शुरू किया है, लेकिन भारत के बहुत से भाग इससे भी दक्षिण में हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो इससे भी दक्षिण में स्थित है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले हम इसके अक्षांशीय विस्तार को काउंट कर लेते हैं, पूरा काउंट करते हैं कि कहां तक पाए जाते हैं। उसके बाद ये विस्तार चल रहा है, इसके बाद ये सभी अक्षांश भारत के होकर के गुजरते हैं, और फिर यहां आकर के जब वो यहां पहुंचता है, यहां इंदिरा कोल में पहुंचता है, तब यहां पर जो अक्षांश होता है उस अक्षांश का नाम है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये अक्षांश भी उत्तरी अक्षांश है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहां पर 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री, यहां पर मैं लिख देता हूं, ये जो जगह समाप्त होती है ये है 37 डिग्री 6 मिनट। देखिए ये सिंबल होता है, इसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं मिनट, और ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं सेकंड, सेकंड।
डिग्री मिनट सेकंड। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इस प्रकार से ये चलता है। 8 डिग्री 4 मिनट। देखिए यहाँ 04 तो हो सकता है लेकिन 40 नहीं हो सकता, 40 नहीं हो सकता, इसलिए ध्यान रखना। आप यहाँ रट के बैठे हो कि 8 डिग्री 4 मिनट परीक्षा में आ गया, 04 तो कौन से करेंगे, और एक आ गया 8 डिग्री 40 सेकंड या 40 मिनट। तो ये जो है ये मिनट है और 4 ही है। इसको आप 04 समझ सकते हैं या 4 समझ सकते हैं, लेकिन 40 नहीं समझना है। इसको 40 नहीं समझना है, इसको भी 60 नहीं समझना, ये 6 है यानी 06 ही समझ लें आप। तो वो वहां जाके समाप्त हो जाता है। और यहां भारत की दिशा कौन सी है? उत्तरी दिशा, यानी अक्षांशीय विस्तार समाप्त होता है भारत की उत्तरी दिशा से, ये समाप्त हो जाता है। और वहां पर अब सबसे महत्वपूर्ण कि यहाँ राज्य कौन सा है, कौन सा राज्य है? यहाँ कोई राज्य नहीं, यहाँ केंद्र शासित प्रदेश है। और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है, क्या नाम है? लद्दाख। यहाँ लद्दाख स्थित है, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटोरी, यूटी, केंद्र शासित प्रदेश स्थित है यहाँ पर। और यहाँ पर राज्य यूनियन टेरिटोरी हो गया। स्थान यहाँ पूछे कि यहाँ कौन सा स्थान है, तो यहाँ स्थान है, उसका नाम है इंदिरा कोल। कोल एक तरह से पास के जैसा होता है, दर्रा जो होता है वैसा ही होता है, और उसको कोल भी कहा जाता है। और उस जगह का नाम है इंदिरा कोल। ये कन्याकुमारी है और यहाँ जो है ये है इंदिरा कोल, इंदिरा कोल। और इधर है, ये है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। तो भारत का जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है वो कन्याकुमारी है। देखिए माफ कीजिए थोड़ा सा, इंदिरा पॉइंट के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ये अंडमान निकोबार में, यहां कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। इंदिरा पॉइंट की जानकारी भी हम लेंगे। कन्याकुमारी सबसे दक्षिणी भाग जो है वो कन्याकुमारी है। इंदिरा कोल की जानकारी हम इसके बाद में लेंगे। अब देखिए ये भारत की अक्षांशीय विस्तार की कहानी है, कहां से शुरू कहां से खत्म। अब देखिए यहां से लेकर के कैप कैमोरिन, कन्याकुमारी से लेकर के और जो इंदिरा कोल तक की जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस को भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बहुत बार सवाल यहां से पूछा गया है। ये डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर, यानी ये जो दूरी होगी यहां से लेकर के, एक तरह से ब्लैक इंक में चेंज करता हूं, और यहां पर ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी ये होगी 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण की भारत की दूरी है। तो ये जो दूरी है ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछी गई है और इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। भारत का अब ये जो कुल अक्षांश, ये विस्तार जो है इसको भी याद रखोगे। कुल अक्षांश कितना हुआ, कुल अक्षांश विस्तार, कुल दूरी याद रख लिया आपने, कुल दूरी। अब है कुल अक्षांश, यानी कुल अक्षांश कितने हो गए, यानी यहां से लेकर के जब आप शुरू करते हो और यहां तक इसका फैलाव जो वो पाया जाता है, तो इसको काउंटिंग जब आप करोगे यानी 37 डिग्री 4 मिनट तक आप जाते हो, तो एक तरह से कितने हो जाते हैं, 29 अक्षांश हो जाते हैं। और 2 मिनट आगे तक है तो 29 डिग्री और 2 मिनट, ये इसका कुल विस्तार है, कुल अक्षांशीय विस्तार याद रखेंगे। देखिए पूरी संकल्पनाओं को समाहित किए हुए ये चीजें हैं, यानी वहां पर आपसे तरह तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। यूपीएससी में तो निश्चित रूप से एक संकल्पनात्मक सवाल पूछे जाते हैं, वहां पर ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आरपीसी का ट्रेंड थोड़ा सा अलग है, जहां फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं,
इसीलिए हमने ये संकलन किया है, लेकिन आपको समझने के लिए इन संकल्पनाओं से होकर गुजरना पड़ेगा। तो ये पूरी संकल्पनाएं आपको समझना है कि 29 डिग्री 2 मिनट यहाँ का पूरा जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में याद रखना है। तो ये अक्षांशीय विस्तार, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो अक्षांशीय विस्तार में यहाँ थोड़ा सा हमारा जो इंदिरा पॉइंट की जो जानकारी रह गई थी, अब हम उसको थोड़ा क्लियर करेंगे। तो अब देखिए थोड़ा सा इंदिरा पॉइंट के बारे में। यहां मैं एक छोटा सा भारत का डायग्राम बनाता हूं। अभी जो आपने मुझे बताया उसके अकॉर्डिंग ये श्रीलंका है और हमारे अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो इस प्रकार से फैले हुए हैं। इधर लक्षद्वीप वगैरह ये फैले हुए हैं, मालदीव फैले हुए हैं। मालदीव थोड़ा सा ऊपर है, थोड़ा नीचे नहीं है, ये ऊपर है इधर, लक्षद्वीप थोड़ा ऊपर है। यहां देखिए ये आपने यहां नोटिस करके मुझे बताया था कि ये जो पार्ट है ये 8 डिग्री और 4 मिनट पे है, ठीक है। यही कहीं पर जो भूमध्य रेखा है उसको हम अंकित कर लेते हैं। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। तो सभी अक्षांश वो चीजें मैं लिख देता हूं इसके बारे में थोड़ा सा। प्रायद्वीपीय भारत है ना, ये भारत का प्रायद्वीपीय, भारत का प्रायद्वीपीय भाग है। अब देखिए यहां हमने बात की थी कि ये जो सबसे दक्षिणी हिस्सा है भारत का, लेकिन जब यहां से आप चलना शुरू करते हो तो यहां ये जो लाइन आ जाती है ये होता है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो ग्रेट निकोबार का भाग है, ये ग्रेट निकोबार और इसमें है इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ये 6 डिग्री 4 मिनट पे है। तो भारत का विस्तार यहां से शुरू नहीं माना गया आधिकारिक रूप से। तो अब यहां दो तरह के सवाल पूछे गए हैं, दोनों तरह के सवाल पूछे जा चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है उसके अनुसार भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से ही शुरू होता है जब उसके लोकेशन की बात होती है। ये भारत के द्वीप हैं जो महासागर में, हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में फैले हुए। तो विस्तार इसका यहां से शुरू नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत से देश हैं जिनके अनेक पार्ट, अनेक द्वीप प्रशांत महासागर में फैले हुए हैं। जैसे डेनमार्क का जो द्वीप है ग्रीनलैंड, वो अटलांटिक में फैला हुआ है, तो उसके विस्तार को वहां से शुरू नहीं किया जा सकता। विस्तार मुख्य भूमि से शुरू होता है, द्वीप से नहीं। विस्तार का मतलब वो विस्तारित हो, कंटिन्यूम हो, उसमें सततता हो, कंटिन्यूअस हो, वो विस्तार होता है। तो भारत का जो विस्तार है वो तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ही शुरू होता है, लेकिन दक्षिणतम भाग जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और इस भाग का नाम है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का जो सबसे दक्षिणी भाग है, इसकी भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। अब देखिए यहां से 8 डिग्री 4 मिनट कन्याकुमारी से लेकर के ये जो दूरी है, ये जो दूरी है इसको भी याद रखेंगे। ये टोटल दूरी जो होती है यहां से यहां तक की 0 डिग्री से लेकर के ये दूरी होती है 876 किलोमीटर। इसको भी याद रखो। भूमध्य रेखा से भारत की मुख्य भूमि की दूरी 876 किलोमीटर है। इस डायग्राम को बना लीजिए बहुत अच्छे से, यहां से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं, इसलिए आपको ये डायग्राम जो है ये बनाना है। इधर मैं कुछ और चीजें लिखता हूं। पहला महत्वपूर्ण भाग कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का, संकल्पनाओं को आप समझ गए होंगे। क्या पूछे क्वेश्चन की भाषा आपको समझनी है। दोनों चीजें आपके सामने है। यहां कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग, भारत का दक्षिणतम भाग वो होगा इंदिरा पॉइंट, मुख्य भूमि का दक्षिणतम भाग वो होगा कन्याकुमारी। दोनों का
जो अक्षांश लोकेशन है उसकी भी याद रखोगे। फिर आपसे पूछेंगे भारत की लोकेशन कहां से शुरू होती है, 8 डिग्री 4 मिनट से। फिर पूछ सकते हैं इंदिरा पॉइंट की लोकेशन क्या है, 6 डिग्री 4 मिनट है उत्तरी अक्षांश। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु, इसका पहला पार्ट हो गया, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। सुनामी के समय 2004 में इंदिरा पॉइंट डूब गया था। कुछ लोग कहते हैं कि सर जी डूब गया, तो डूब गया तो क्या हुआ, है तो भारत का ही, तो यही माना जाएगा दक्षिणतम पॉइंट, अभी कोई दूसरा नहीं। आधिकारिक रूप से इंदिरा पॉइंट, और इसके उपनाम जो है वो भी याद रखेंगे। उपनाम पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। एक और नाम है जिसका नाम है पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट। अब है कि इसकी स्थिति कहां पर है, इसकी लोकेशन कहां पर स्थित है। ये अक्षांश विस्तार लिखेंगे 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी इसकी अवस्था भी लिख सकते हैं। और आपको पूछे कहां पर, कौन से स्थान पर, किसमें, ग्रेट निकोबार में, जो अंडमान निकोबार का भाग है, ग्रेट निकोबार, वहां पर यह स्थित है, ग्रेट निकोबार। तो याद रखेंगे क्या कि भारत का दक्षिणतम बिंदु, और यहां जो क्लेश है, यहां जो संकल्पनाओं की, विचारधाराओं की जो लड़ाई है, विचारधाराओं का जो विस्मय है, उसको याद रखना है, उसको समझना है, इस डायग्राम को समझना है। 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा से मुख्य भूमि की दूरी कितनी होगी, 876 किलोमीटर की दूरी है। इसको भी आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। अब देखिए इसके आगे की बात करें, बना लिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उसके बाद में हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण जो अक्षांश रेखा है उसके बारे में, जो भारत के मध्य से गुजरती है। क्या गुजरती है, कैसे गुजरती है, महत्वपूर्ण अक्षांश है, इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। ये मैप दिखाई दे रहा होगा, आपके पास भी मैप होगा, और आप अपने आउटलाइन मैप जो है उसमें इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। अक्षांशों की हमने बात की, अक्षांश विस्तार की बात की, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ये जो अक्षांश 29 डिग्री और 2 मिनट कुल अक्षांशी विस्तार जो भारत में से गुजरता है, इसके बीच में एक ऐसा महत्वपूर्ण अक्षांश है जो भारत के बीचों बीच गुजरता है, और उस अक्षांश का नाम है कर्क रेखा। कर्क रेखा, थोड़ा सा इसका डिटेल हम देखेंगे। कर्क रेखा किसे कहते हैं, कर्क रेखा 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है। 23.5 को ऐसे भी लिखते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, है ना। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो होती है उसको कर्क रेखा कहते हैं। अब इसको कर्क रेखा क्यों कहते हैं, देखिए ये काल्पनिक रेखा है और इसको 23.5 रखा गया, 23 भी नहीं है 22 भी नहीं है। तो जब काल्पनिक रेखाएं हैं तो ऐसी कौन सी विपत्ति थी कि आपको 23.5 ही मानना था कि ये कर्क रेखा है। 22 मान लेते पूर्णांक में, 23 मान लेते, क्या फर्क पड़ जाता? नहीं फर्क पड़ता, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। क्या है लॉजिक? लॉजिक ये है कि ये जब सूर्य उत्तरायण और दक्षिणायन होता है तो कर्क रेखा सूर्य के उत्तरायण होने की
अधिकतम सीमा है। यानी ये जो कर्क रेखा है जो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, भारत के जो 8 राज्यों से गुजरती है, इसके उत्तर में सूर्य कभी नहीं जाता है। सूर्य कर्क और मकर रेखाओं के बीच में रहता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको लोकेशन याद हो गई कि ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। और विशेष बात क्या है, सूर्य के उत्तरायण होने की अधिकतम सीमा है। सूर्य के उत्तरायण होने की सीमा, एट लास्ट पॉइंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट सिचुएशन ऑफ सन, सूर्य के उत्तरतम स्थिति का जो बिंदु है वो है ये, उसको हम कर्क रेखा कहते हैं। और उस समय सूर्य ऐसा मानते हैं कि कर्क राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए उसको कर्क रेखा कहते हैं। ये ना तो 22 पे आया था, ना 23 पे आया था, ना 24 पे आया था, ये 23 और 24 के बीचों बीच, यानी 23.5 डिग्री अक्षांशों के बीच था। और उसके बाद वो सूर्य वापस लौटने लग जाता है। यानी ये जो कर्क रेखा पर सीधा चमकने का जो समय होता है, यानी सूर्य सीधा कब चमकता है, यहां सूर्य सीधा, सीधा का मतलब क्या हुआ, लंबवत, लंबवत चमकता है। कब चमकता है लंबवत? कर्क रेखा पर। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कब होता है? 21 जून को होता है, जिसको क्या कहते हैं? कर्क संक्रांति कहते हैं। कर्क संक्रांति, कर्क संक्रांति 21 जून को होती है। 21 जून जो है, अब इसके बारे में देख लो, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है कौन सा? 21 जून। तो 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन। अब आपको ये पूछे कि दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबी रात कौन सी है, तो जो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन है वो दक्षिणी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात है, क्योंकि है तो 24 घंटे, तो वहां उस समय सबसे लंबी रात होती है दक्षिणी गोलार्ध 21 जून। और हमारे उत्तरी गोलार्ध में उस समय 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, और रात 21 जून की सबसे छोटी होती है, क्योंकि 24 घंटों में दिन ने ज्यादा भाग कवर कर लिया, 13-14 घंटे तक चले गए, तो रात है वो छोटी हो जाएगी। 21 जून की रात्रि सबसे छोटी होती है, दिन सबसे बड़ा होता है। तो ये 21 जून की इस प्रकार कर्क रेखा की सिचुएशन है। अब ये जो कर्क रेखा जो इतनी विशेषताएं हमने देखी है, ये भारत के मध्य से गुजरती है, लगभग मध्य से गुजरती है, यानी भारत के मध्य से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजरती है। यानी ये जो कर्क रेखा है ये भारत के मध्य से गुजरती है, यानी एक तरह से भारत का उत्तरी भाग जो ये एक तरह से शीतोष्ण कटिबंध में आ गया, दक्षिणी भाग जो है एक तरह से उष्ण कटिबंध में आ गया, ये भारत के बीचों बीच होकर के गुजर जाती है। कई बार यहां से सवाल पूछे गए हैं, निम्न में से किस राज्य में, निम्न में से किस राज्य में कर्क रेखा नहीं गुजरती है, या निम्न में से कौन से राज्यों में से कर्क रेखा गुजरती है। ये सिचुएशन आपको याद रखना है। यहां पर देखिए क्रम से यदि हम चलें, और वैसे फॉर्मूले के द्वारा भी हम बता देते हैं, यानी कर्क रेखा के लिए जो एक तरह से फॉर्मूला है, कर्क रेखा जो भारत के राज्य से गुजरती है उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया है ताकि आप कभी कंफ्यूज ना हो, और वो फॉर्मूला है रामझा की 6 पंगु मित्र। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से।
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। उसके नाम इस सूत्र में हैं। राम झा के 6 पंगु मित्र। देखिए, सबसे पहले रा से राजस्थान, उसके बाद मै से मध्य प्रदेश, मै से क्या होगा, मध्य प्रदेश, फिर झा से झारखंड, झा से झारखंड के जो है इसका कोई अर्थ नहीं है, ये जरूर याद रख, केवल सेंटेंस बनाने के लिए है। उसके बाद छह से हो गया छत्तीसगढ़, उसके बाद पै से पश्चिमी बंगाल, उसके बाद गु से गुजरात, गु से गुजरात, मी से मिजोरम और त्रै से त्रिपुरा। तो टोटल जो राज्य हो गए भारत के, कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। यहां के से केरल नहीं करना है, केरल का पता होना चाहिए आपको कि केरल से नहीं गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर गुजरती है। चलो मानचित्र में हम दोबारा देखते हैं उनको, कौन कौन से जो स्टेट है जहां से गुजरती है। तो इस मानचित्र में क्रम पूछ सकते हैं आपको कि पूर्व से पश्चिम का या पश्चिम से पूर्व का क्रम बताइए जो कर्क रेखा पर स्थित राज्य हैं। कर्क रेखा पर कौन कौन से राज्य स्थित हैं? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम बताइए। तो यहां हम पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम देखते हुए चलते हैं। यहां पर ये जो राज्य है ये गुजरात, यानी इधर से हम देखें तो गुजरात से एक तरह से प्रवेश करती है। और उसके बाद ये आता है राजस्थान, राजस्थान, और उसके बाद ये आता है मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, ये लाइन थोड़ी सी सीधी नहीं है लेकिन आप समझेंगे कि छत्तीसगढ़ से होकर के गुजरती, छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद ये पश्चिमी बंगाल, ये यहां त्रिपुरा, और फिर ये हो गया मिजोरम। यानी 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये सारी चीजें हमें देखनी है। इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप इन चीजों को याद रखोगे। नोट डाउन कर लीजिए इस फॉर्मूले को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, नोट डाउन करने के बाद हम शुरू करते हैं हमारा जो देशांतरी विस्तार है उसके बारे में। हाँ, अब देखिए, देशांतरी विस्तार, हाँ, कुछ चीजें हमने वहां पर नोट की थी कि भारत से जो देशांतर गुजरते हैं वो पूर्वी देशांतर गुजरते हैं, यानी सभी देशांतर। एक मिनट, भारत से जो गुजरने वाले देशांतर हैं वो सभी देशांतर पूर्वी देशांतर है। सबसे महत्वपूर्ण जो देशांतर हैं पूर्वी देशांतर, लेकिन कौन कौन से हैं हम वैसी ही सिचुएशन प्राप्त करेंगे जो हमने अक्षांशों में देखा था कि देशांतरी विस्तार कहां प्रारंभ होता है, कहां समाप्त होता है।
एक बार हम दोबारा उसको बना के आपको बताएंगे। 0 डिग्री जब कोई पूर्वी गोलार्धों में, पूर्वी देशांतरों में स्थित हो तो उसका जो देशांतरी विस्तार प्रारंभ होता है वो किस दिशा से होगा? वो उसके पश्चिमी दिशा से होगा। जैसे आप ये काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो किसी भी क्षेत्र के पश्चिमी भाग है वो पहले आएंगे। तो भारत का देशांतरी विस्तार इस पश्चिमी दिशा से शुरू होगा। तो पश्चिमी दिशा से इसका देशांतरी विस्तार है वो शुरू होता है। तो देखिए कहां से भारत का देशांतरी विस्तार शुरू होता है। तो सबसे पहले है देशांतर का नाम हम लिखें, देशांतर। तो जहां प्रारंभ होता है वो प्रारंभ होता है 68 डिग्री 7 मिनट और पूर्वी देशांतर है, क्योंकि भारत से सभी देशांतर पूर्वी देशांतर गुजरते हैं। उसके बाद जो समाप्त होता है 97 डिग्री 25 मिनट और ये भी पूर्वी देशांतर है। यानी ये जो 68 डिग्री 7 मिनट है ये यहां पर स्थित है, जो नारायण सागर है गुजरात में, ये यहां स्थित है। और यहां पर है 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। देशांतर कौन से हैं? पूर्वी हैं। लेकिन ये भारत की कौन सी दिशा है? इंपॉर्टेंट है। भारत की किस दिशा से भारत का देशांतर विस्तार प्रारंभ होता है? तो देशांतर तो पूर्वी हैं, लेकिन जहां भारत का देशांतर विस्तार प्रारंभ होता है किस दिशा से होता है? तो भारत की यहां दिशा है पश्चिमी। पश्चिमी दिशा से भारत का देशांतर विस्तार प्रारंभ होता है। फिर यहां से हम पार करते, यानी इधर से काउंट करते हुए आए हम 0 डिग्री से, भूमध्य रेखा से, ग्रीनविच रेखा से 0 डिग्री से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 68 और 68 डिग्री 7 मिनट पर पहुंचे, तब भारत आ गया। अब 69 70 71 72 ऐसे इस प्रकार से पार करते हुए जब आप यहां पहुंचते हो और ये है 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये दिशा भी पूर्वी है भारत की और यहाँ देशांतर भी पूर्वी है। तो ये 97 डिग्री पश्चिमी देशांतर समाप्त भी कहाँ होता है? समाप्त भारत की किस दिशा से होता है? पूर्वी दिशा में। यानी यहाँ दिशा भी पूर्वी है और समाप्ति भारत की दिशा है वो भी क्या है? पूर्वी है। अब हम बात करते हैं यहां पर कि कौन से राज्य स्थित हैं। यहां पर कौन सा राज्य स्थित है? तो जब ये यहां शुरुआत होता है यहां पर, और ये राज्य है गुजरात। गुजरात, ये गुजरात राज्य है। और यहां जब पूर्वी भाग में पहुंचते हैं और ये सुदूर पूर्व में स्थित है हमारा राज्य जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। अब बात वही आती है कि वहां स्थान कौन सा है? तो ये स्थान है एक तरह से नारायण सागर। एक तरह से नारायण सागर है जो ग्रीष्म काल में स्थल में बदल जाता है। यानी ये माना गया है नारायण सागर। और यहां पर जो जगह है वो जगह छोटी जगह का नाम है, वैसे गांव का नाम है वालांगू, लेकिन आप याद रखोगे किबुथु भी। किबुथु जगह, वास्तविक जगह तो वालांगू है, लेकिन किबुथु जो है वो थोड़ा बड़ा एक टाउन जैसा है और वो इसके पास में ही स्थित है। बॉर्डर का एरिया जो है उसके बिल्कुल पास में स्थित है किबुथु। तो वालांगू कई बार ऑप्शन में नहीं मिलता है, ऐसा देखा गया। किबुथु पर ज्यादा फोकस होता है। तो किबुथु को भी याद रखोगे, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद हम ये देखें कि ये जो पूरी दूरी और कुल कितने देशांतर होते हैं, तो हम दूरी की बात करें तो दूरी होती है एक तरह से 2933 कुल दूरी जो होती है 2933 किलोमीटर की दूरी होगी। और कुल देशांतर की जब बात आए
कुल देशांतर कितने हो गए? तो ये हो गए 29 डिग्री और एक तरह से 18 मिनट, यानी 68 डिग्री 7 मिनट से ये शुरू होता है। 68 डिग्री 7 मिनट, क्योंकि 7 मिनट तक शुरू नहीं हुआ भारत, तो 68 से आप 97 लोगे, है ना, तो एक तरह से कितने हो गए? 29। और उसके बाद में ये 25 थे तो 7 तक शुरू नहीं हुआ, तो 25 में से 7 हमने कम कर दिए तो 18 मिनट, यानी 29 डिग्री 18 मिनट। अब देखिए, अब इन संकल्पनाओं से आप क्या समझे? यानी जो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार था उसको आपने देखा 29 डिग्री 2 मिनट था। देशांतरीय विस्तार है कुल वो 29 डिग्री 18 मिनट। वो एक तरह से इधर से यहां आपने काउंट किया था, ये जो आपने काउंट किया था ये था 32-14, और ये जो आप काउंट कर रहे हो ये है 29-33 किलोमीटर। मील में बदलना हो तो याद रखना, एक मील में 1.6 किलोमीटर होता है, समुद्री मील में 1.8 होता है, तो 1.6 का इसमें क्या कर दोगे? भाग दे दोगे, तो क्या आ जाएगा? मील में आ जाएगी ये दूरी। लेकिन यहां मैं क्या पूछना चाह रहा हूं कि ये जो विस्तार है, ये विस्तार है टोटल 29 पॉइंट, यानी 29 डिग्री और 18 मिनट का, ठीक है। ये जो विस्तार है ये 29 डिग्री 2 मिनट का ये विस्तार है, यहां पर फोकस करना है हमें। कई बार ये सवाल व्याख्यात्मक रूप से पूछा गया है, कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, कथन 1 कथन 2 की व्याख्या करता है, कथन 2 की व्याख्या नहीं करता है, दोनों सही हैं लेकिन दोनों व्याख्या नहीं करते हैं, एक सही है एक गलत है, एक दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या करता है नहीं। इस प्रकार की जो ऑप्शंस हम देखते हैं वहां पर इन संकल्पनाओं से सवाल आए हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि यहां पर डिफरेंस जो है वो बिल्कुल नहीं है। कुल जो एक तरह से देशांतरीय विस्तार है, कुल देशांतरीय विस्तार है 29.18, थोड़ा ज्यादा है। देशांतरीय विस्तार जो है यहां से यहां का वो थोड़ा ज्यादा है। अक्षांशीय विस्तार जो है वो एक तरह से क्या है? कम है। ये जो अक्षांशीय विस्तार है 29.2 है, लेकिन दूरी 3214 ज्यादा है ना, लगभग बराबर है, ये थोड़ा ज्यादा है, जबकि दूरी ये क्या है? ये ज्यादा हो रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच की दूरी कम हो जाती है, क्योंकि मान लीजिए ये भूमध्य रेखा है, यहां पर इनके बीच जो ये दूरी है, तो ये यहां पर जैसे ये कोई देशांतर हैं और ये यहां पर जैसे आगे बढ़ेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? इनके बीच की दूरी कम हो जाएगी, तो देशांतर तो बढ़ जाएंगे, संख्या तो उतनी आ जाएगी, लेकिन ये दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये संकल्पना है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों की दूरी कम हो जाती है, इसलिए देशांतरों की नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स तो पर्याप्त हैं, लेकिन वो दूरी पर्याप्त नहीं हुई, क्योंकि वो दूरी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर देशांतरों के बीच दूरी क्या होगी? कम हो गई। ये संकल्पनाएं बहुत बार पूछा गया है, टॉपिक आम है, हर परीक्षा में, दिल्ली पुलिस में, एसएससी में, हर कहीं जो भी आपने प्रतियोगी परीक्षा दी होगी, हर प्रतियोगी परीक्षा में आपने इस टॉपिक को पढ़ा होगा, लेकिन उन संकल्पनाओं को आज तक नहीं समझा। आज आपको ऐसा समझ लेना है कि आप दुनिया को समझा सको, ये चीजें आप दूसरों को समझा सको, इस तरह से तैयार करनी है ये चीजें कि दोबारा पढ़ना नहीं पड़े। पढ़ो तो ऐसे कि दोबारा पढ़ना ही ना पड़े, है ना, कि इस बार में अपना काम हो जाए। हाँ, तो ये सारी चीजें, ये संकल्पनाएं जो हैं, इनको हमें बहुत अच्छे से तैयार करना है। अब हम बात करते हैं भारत के जो महत्वपूर्ण देशांतर, जो भारत के मध्य से नहीं, थोड़ा सा पूर्व से होकर के गुजरती है, तो वो महत्वपूर्ण देशांतर कौन सी है उसकी हम बात करते हैं। भारत की मानक समय रेखा,
भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बहुत बार आप लोगों के सामने ऐसे सवाल आए होंगे, बहुत बार आपसे समय की गणनाओं के बारे में पूछा गया होगा। क्या होता है समय, क्या होता है मानक समय, क्या होता है जीएमटी, क्या होता है आईएसटी। ये दोनों नाम आपने सुने होंगे। एक और नाम होता है जिसका नाम होता है जीएमटी, जिसको कहते हैं ग्रीनविच औसत समय। ये दो नाम आप बार बार सुनते हैं, जीएमटी एंड आईएसटी। सबसे पहले हम छोटी सी चर्चा जीएमटी की करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम। तो जीएमटी जो है ये किसके आधार पर देखा गया है? ये 0 डिग्री देशांतर के आधार पर कैलकुलेट किया जाता है। 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर जिसको क्या कहते हैं? प्रधान यामोत्र भी कहते हैं, प्राइम मेरिडियन। प्रधान यामोत्र किसे कहते हैं? 0 डिग्री। ऐसा माना गया कि जब सूर्य ग्रीनविच रेखा पर 0 डिग्री देशांतर पर लंबवत होगा, बिल्कुल सीधा होगा, 0 डिग्री यानी 90 डिग्री के एंगल पर होगा, 0 डिग्री देशांतर पर, वहां की घड़ी में 12 बजे होंगे, वो समय रहेगा जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम। बाकी देशों में किस समय कहां कितने बजे हैं वो बाद की बात है। वहां पर सूर्य लंबवत 90 डिग्री पर खड़ा हो और वहां की घड़ी में 12 बजे हैं, वो समय जीएमटी है। अब अलग अलग देशों में सूर्य के लंबवत होने का समय अलग अलग होता है, इसीलिए जीएमटी और किसी देश के लोकल टाइम के बीच में अंतर होता है। जीएमटी जो है उस पर पूरा समय, अब किस देश का टाइम जीएमटी के अकॉर्डिंग है तो वो ब्रिटेन, यूके जो है उसका टाइम है। और ये कहां से होकर के गुजरती है? ये ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, लंदन। लंदन में ग्रीनविच प्रयोगशाला का नाम है, ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी, जिसको वेधशाला बोलता है, वेधशाला। ग्रीनविच वेधशाला के ऊपर से होकर के ये काल्पनिक रेखा गुजरती है, ऊपर से गुजरती है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। वहां से ये गुजरती है, 0 डिग्री होता है देशांतर और इसको प्राइम मेरिडियन कहते हैं। वो उस स्थान का औसत समय है, ग्रीनविच मीन टाइम है। तो ये हमेशा ग्रीनविच मीन टाइम रहता है। जैसे भारत का आईएसटी टाइम जो है वो ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए हम थोड़ी सी इस चीज की बात कर लेते हैं, हम ज्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि टाइम कैलकुलेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ये 0 डिग्री है, तो वो जो पूर्व के जो भी देश हैं, पूर्वी देशांतरों में जो देश हैं, वो समय क्या रहेगा उनका? आगे रहेगा। पश्चिम के जो भी देश होंगे उनमें समय क्या रहेगा? पीछे रहेगा। ये क्या है? पूर्व है और ये क्या है? पश्चिम है। भारत किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। तो जो देश इस ग्रीनविच रेखा से पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच मीन टाइम जो है उससे उसका समय आगे रहेगा। यानी यहां सूर्योदय पहले हो जाएगा, इस पे बाद में होगा। सुबह के साथ यहां पहले बज जाएंगे, यहां बाद में बजेंगे। यानी ग्रीनविच टाइम का समय पीछे होगा और इन देशों का समय आगे होगा, और जो पश्चिम में है उनका पीछे होगा, ग्रीनविच का आगे होगा। तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर होता है। तो ये जीएमटी होता है, ग्रीनविच मीन टाइम होता है। अब हम बात करते हैं आईएसटी के बारे में, भारत का मानक समय। भारत का जो मानक समय है या भारत का जो लोकल टाइम है उसके बारे में। भारत का मानक समय, मानक समय देखिए किसी भी देश का जो समय की गणना होती है वो देशांतरों के आधार पर होती है।
यानी सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, हालांकि आपको इस चीज की जानकारी भी है कि जो समय की गणना होती है वो किसके आधार पर होती है? हमेशा देशांतर के आधार पर होती है। ये आपने बहुत पहले भी पढ़ा होगा। यानी 1 डिग्री जो देशांतर होता है उस पर जो समय का अंतर आता है वो कितने का आता है? 4 मिनट का आता है। यानी 15 जो देशांतर हो जाएंगे तो 15 चौक 60, तो जो अंतर आएगा वो आ जाएगा 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। समय की गणना देशांतरों के आधार पर की जाती है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर में समय का अंतर आता है 4 मिनट। प्रति 15 देशांतरों पर अंतर आ जाता है 1 घंटे का। ठीक है। अब जो लोकल टाइम डिसाइड किया जाता है वो कैसे किया जाता है? भारत का जो लोकल टाइम है, हालांकि पूरे विश्व के संदर्भ में लोकल टाइम है, लेकिन हम इसको मानक समय मानते हैं, स्टैंडर्ड टाइम मानते हैं भारत का। भारत का जो मानक समय है वो उस आधार पर माना जाता है किसी भी देशांतर के ऊपर जहां हमें डिसाइड करना है, उस देशांतर के ऊपर सूर्य लगभग 90 डिग्री के एंगल पे हो, समकोण पर हो, राइट एंगल पे हो, और उस समय ये माना जाए कि वहां की घड़ी में 12 बजे हो, और उसके बाद समय आगे स्टार्ट होता है। जैसे सूर्य आगे बढ़ता है घड़ी भी अपने आप चलती है। वो उस स्थान का मानक समय मान लीजिए, स्थानीय समय मान लीजिए, वो मानक समय है उस स्थान का, और वो उस स्थान का लोकल टाइम भी है। लेकिन इस संदर्भ में भारत का जो मानक समय निर्धारित किया गया, यानी IST जो निर्धारित किया गया, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर निर्धारित किया गया। कहां से निर्धारित किया गया? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कहां से गुजरती है? जो प्रयागराज से गुजरती। प्रयागराज यानी जो पुराना इलाहाबाद है, तो ये प्रयागराज से होकर के गुजरती है, इलाहाबाद से होकर के गुजरती है। इलाहाबाद के निकट कोई नैनी नाम की भी जगह है, तो प्रयागराज से होकर के ये रेखा गुजरती है। अब यहां वही एक विचित्र सी सिचुएशन वही है जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा के बारे में थी। देशांतर रेखाएं भी काल्पनिक रेखाएं हैं। यहां मानक समय जो माना गया है, चाहे किसी भी देश का हो, कुछ देशों का पूर्णांक में भी है, लेकिन कुछ देशों की स्थिति भारत जैसी भी, 82.5 डिग्री। अब ये सवाल मेरा ये है कि भारत की जो मानक समय रेखा है वो 82.5 क्यों माना गया? यानी उसको 82 मान सकते थे, 83 मान सकते थे, इलाहाबाद से थोड़ा हटके मान सकते थे, वो 82.5 क्यों माना? तो देखिए, यहां हमने कुछ चीजें इसीलिए लिखी। ये जो 82.5 माना है, ये इसलिए माना है ताकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो ग्रीनविच टाइम है उसके बीच में कोई सटीक कंपैरिजन किया जा सके। यानी आपने देखा 15 डिग्री देशांतर पर 60 मिनट का अंतर आ जाता है, और 7.5 डिग्री जब देशांतर हो तो अंतर कितने का आ जाएगा? 30 मिनट का आ जाएगा, यानी आधा घंटे का आ जाएगा। तो जब ग्रीनविच समय और लोकल समय में अंतर ज्ञात करना हो तो वो अंतर 7.5 के गुणज के अनुसार हम ज्ञात करेंगे, तो वो पूर्णांक में आए कि ग्रीनविच मीन टाइम से 30 मिनट आगे है, 1 घंटा आगे है, 1 घंटा 30 मिनट आगे है, या 2 घंटा आगे है। इसी प्रकार इस अंतर को सटीक बनाने के लिए ये जो भी मानक समय होता है
वो 7.5 के गुणज में किया जाता है। 7.5 के गुणज के देशांतर को मानक समय घोषित किया जाता है। समझ में आया? नहीं आया? चलो, 7.5 के गुणज का मतलब क्या हुआ? ये 7.5 के गुणज में आता है। इसके अकॉर्डिंग भारत का समय GMT से 5.5 घंटे आगे है। 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, यहां से समझिए। हमेशा हम यही पढ़ते हैं और यही प्रश्न आता है कि ग्रीनविच औसत समय से कितने समय आगे? 5.5 घंटे आगे। क्यों आगे? क्योंकि भारत पूर्व में है, इसलिए आगे। ये 5.5 घंटे आगे। अगर आप इसको 82.5 नहीं मानते, आप इसको 82 मान लेते, तो ये 5 घंटे और 28 मिनट आता। अगर आप 82 मान लेते तो 5 घंटे 28 मिनट आता, क्योंकि 82.5 कैसे आया है? 82.5 गुना 4, इस प्रकार से इसकी मिनट्स जब बनाओगे, 4 मिनट से गुना करोगे, तो ये उसका आंसर आएगा 330 मिनट। यानी भारत का मानक समय जो है वो 330 मिनट आगे है, यानी 5.5 घंटे आगे है। यदि आप इसको चेंज कर दोगे तो ये 5.5 घंटे नहीं आएंगे। फिर सभी देश ऐसे करेंगे तो कोई कहेगा मेरा समय 2 घंटे 38 मिनट आगे है, कोई कहेगा 22 मिनट पीछे है, कोई कहेगा 13 मिनट पीछे है। ये ऐसा जो एनोमली है, विसंगति है, ये नहीं है। इसलिए ये डिसाइड किया गया है कि किसी भी देश का जो मानक समय है वो 7.5 के गुणज में ही होगा। इसलिए ये 82.5 है। 82.5 होने का अर्थ ये हुआ कि वो 5.5 घंटे है, अन्यथा तो 4 घंटे 13 मिनट 12 मिनट जो कुछ भी आता वो राउंड ऑफ में नहीं आता। अब सभी देशों का कंपैरिजन जो होता है वो इस गुणज के रूप में होता है। किसी भी देश का समय जो है वो 30 मिनट के अंतराल पर ही होता है। 7.5 के अंतर पे ही वो डिसाइड करते हैं कि वहां का समय हमें क्या होगा, मानक समय होगा, ताकि वो ग्रीनविच मेन टाइम से क्या कर सके, तुलना कर सके कि 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट का अंतर है वो हो, तभी एक नया टाइम जोन वो बनाए। तो इसलिए ये 82.5 डिग्री माना गया। तो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये कहां से गुजरती है? ये प्रयागराज यानी इलाहाबाद से गुजरती है। और यहां जो GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। GMT से भारत का समय कितना आगे है? 5.5 घंटे आगे है। अब देखिए ये जो रेखा है ये कहां से गुजरती है? भारत के मानचित्रों में हम इसको देखते हैं। ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। देखिए कौन कौन से 5 वो राज्य हैं जहां से होकर के गुजरती है। देखिए सबसे महत्वपूर्ण है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र, इस प्रकार 5 राज्यों से। तो IST कितने राज्यों से गुजरती है? IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से गुजरती है। कौन कौन से 5 राज्य हैं? यानी उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद है तो उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से ही सटा हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बिल्कुल उड़ीसा का जो थोड़ा सा कोना है वहां से उड़ीसा,
और ये सीमाओं के निकट स्थित सीमांध्र जो है, सीमांध्र, तो इस प्रकार से तेलंगाना से नहीं गुजरती है। इतना याद रखेंगे कि वो तेलंगाना जो है वो यहां से नहीं गुजरती है। और इसी बीच में देखिए यहां पर एक महत्वपूर्ण रेखा कि जब हम बात करते हैं जो कर्क रेखा थी, देखिए कर्क रेखा जो गुजरती है किस प्रकार से गुजरती है, इस प्रकार से होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। और यहां पर जगह छत्तीसगढ़ की एक जगह है जिसका नाम है सरगुजा, वहां एक दूसरे को काटती है। ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है और ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, यानी कर्क रेखा है, और ये IST है। तो एक दूसरे को काटती कहां है, सरगुजा। और सरगुजा कहां पर है, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के सरगुजा, यानी ये 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और सीमांध्र, यानी ये 5 राज्य हैं, यहां से होकर के गुजरती है। और ये कर्क रेखा को कहां क्रॉस करेगी, तो जो सरगुजा है, यानी सरगुजा जो है वहां ये एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें हमें इसमें देखनी है। अब देखिए हम यहां बात करते हैं कि भारत में सूर्योदय और पूर्व पश्चिम का जो डिफरेंस है उसकी वजह से, तो आपने यहां देखा कि जो देशांतर रेखाओं का अंतर था भारत में वो कितना था, यानी 29 डिग्री और 18 मिनट का अंतर था। 15 डिग्री का अंतर होता है तो 1 घंटे का अंतर आ जाता है। पूर्व और पश्चिम में भारत में 29.18 डिग्री देशांतरों का अंतर है। इसका मतलब सूर्योदय में जो अंतर होगा, समय तो सेम है भारत का, लेकिन जो सूर्योदय में अंतर होगा वो कितने का होगा, 2 घंटे का होगा। घड़ी सभी जगह समान है ऑल इंडिया में, लेकिन 30 डिग्री देशांतर लगभग है, इसलिए दोनों ओर सूर्योदय में जो अंतर होगा वो कितने समय का होगा, 2 घंटे का होगा। यानी अरुणाचल प्रदेश जो राज्य है वहां पर सूर्योदय, यानी पश्चिमी जो गुजरात है उसकी अपेक्षा 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाएगा। अब सबसे पहले सूर्यास्त कहां होगा, तो जहां सबसे पहले सूर्योदय होता है वहीं पर सबसे पहले सूर्यास्त होता है। तो अरुणाचल में ही सबसे पहले सूर्यास्त होगा। सबसे बाद में कहां होगा, गुजरात में होगा। अब देखिए यहां मैं काम की बात आपको क्या बताऊं, सबसे पहले और सबसे बाद में ये सवाल हजारों बार पूछे जा चुके हैं, घिस घिस के पुराने हो गए, लेकिन सवाल इसके आसपास से आना है। तो वहां आपको अरुणाचल प्रदेश और गुजरात ऑप्शन में नहीं देंगे, बीच बीच के स्टेट देंगे और फिर कहेंगे बताइए कौन से शहर में सूर्योदय सबसे पहले होता है। तो थोड़ा सा स्टेट्स का अंदाजा रखें कौन किसके पूर्व पश्चिम में है, जिससे ये पता चल जाए किसमें पहले होता है। जैसे इधर से आता जाओगे ना तो पहले होता जाएगा, ये लेट 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 हो रहा है, जल्दी 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 हो रहा है। तो ये डायरेक्शंस में इसको याद करना है। कई बार आईएएस की परीक्षाओं में पूछा गया है कि बताइए विशाखापट्टनम में और चेन्नई में इनमें क्या अंतर है, कौन से में सूर्योदय पहले होगा। बहुत क्लोज ऑप्शंस, जितना बड़ा एग्जाम ऑप्शन उतने ही क्लोज। तो ये चीजें बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। सूर्योदय जो जितना पूर्व में है वहां सूर्योदय पहले होगा उस शहर में, जो शहर पश्चिम में है उसमें सूर्योदय बाद में होगा। सूर्यास्त सबसे पहले, जो सबसे पहले पूर्व में है उसमें सूर्यास्त भी सबसे पहले होगा, ये याद रखेंगे। तो सूर्योदय का कैलकुलेशन। दूसरा सवाल क्या पूछते हैं, किरणों का तिरछापन, किरणों का तिरछापन। अब किरणों का तिरछापन कैसे ज्ञात करना है। अब देखिए किरणों का तिरछापन का संबंध सूर्योदय और सूर्यास्त से नहीं है। तिरछापन का संबंध सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने से है। तो सूर्य की सीधी किरणें कहां तक पड़ती हैं, जो कर्क रेखा है वहां तक पड़ती है। इस उत्तरी भारत में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। यहां कब पड़ती हैं, 21 जून को, 21 जून को यहां पड़ती है और ये धीरे धीरे यहां सीधी पड़ेंगी। अब जितना जो भाग उत्तर में होगा तिरछापन उतना ही ज्यादा होगा।
सबसे ज्यादा तिरछापन लद्दाख में होता है। यानी यहां हम लिख देते हैं कुछ तथ्य। सबसे पहले सूर्योदय, सर्वप्रथम सूर्योदय पूर्वी भागों में। ठीक है, दिए गए ऑप्शन में सबसे पूर्वी भाग होगा, वहां सबसे पहले सूर्योदय होगा। और मिल जाए ऑप्शन में तो अरुणाचल प्रदेश। सभी स्टेटों के नाम नहीं लिखवाए जा सकते, लेकिन आप मैप में देख लोगे कौन किसके पूर्व में, पूर्वी भागों में। फिर सर्वप्रथम सूर्यास्त, सूर्यास्त ये भी कहां, अरुणाचल प्रदेश। अब है सबसे बाद में, सबसे बाद में सूर्योदय कहां होगा, पश्चिमी भागों में। मिल जाए ऑप्शन में तो गुजरात, जो पश्चिमी राज्य होगा उसमें तो गुजरात मिल जाएगा आपको। गुजरात नहीं मिले तो देखना है कि पश्चिमी कौन सा है, ऑप्शन में जो है उसमें पश्चिमी कौन सा है उसमें। अब है किरणों का तिरछापन, किरणों का सर्वाधिक तिरछापन। तो सर्वाधिक तिरछापन कौन से राज्य में, यूनियन टेरिटरी है ना। राज्य की बात करें तो आप हिमाचल प्रदेश को ले सकते हैं राज्य, लेकिन टेरिटरी साथ में आए तो आप क्या करेंगे, लद्दाख। लद्दाख के क्षेत्र जो है उसमें सबसे तिरछापन, तिरछापन की बात करोगे तो उत्तरी भाग। लद्दाख नहीं मिले तो सबसे उत्तरी भाग देख लोगे। ठीक है, फिर आपसे पूछे कि कहां तक सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो कर्क रेखा तक। जहां से कर्क रेखा गुजर रही है उसके दक्षिणी भाग है, वहां तक क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, बाकी सीधी नहीं पड़ती है। तो ये सारी चीजें आपको इस ऑप्शंस में देखना है। यहां आप इस मानचित्र के द्वारा भी देख सकते हैं। यानी लद्दाख और जम्मू ये दोनों क्या है, यूनियन टेरिटरी है। तो राज्य जो है वो कौन सा है, हिमाचल प्रदेश है, जहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है। और वैसे लद्दाख जो वो सबसे तिरछी, यहां से उत्तर में हमेशा तिरछी रहती है, यहां से उत्तर में कभी भी सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती हैं। और ये जो भाग है इसमें तिरछापन घटता बढ़ता रहता है, यहां एक बार वर्ष में सीधी अवश्य पड़ेंगी। तो ये सारी सिचुएशंस हमें इसमें याद रखना।